नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। पहले हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पीआईबी। फ्रंट पेज पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। किस पे रेड डली, वो सब कंट्रोवर्सी तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन हमारे काम का ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के अंदर में आता है। कल भी हमने ये डिस्कस किया था, आपको याद रखना है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में। तो आप बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ों से डील करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गया, या फिर गार हो गया, जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, या फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, इन सब चीज़ों से भी डील करता है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, कई सारे ऐसे देश होते हैं, जैसे मान लीजिए मालदीव या मॉरिशस, इनसे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर में आती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए रहने वाला जो सिटीजन है वो तो है मालदीव का या फिर दूसरे देश का, कोई भी मान लीजिए जिसके साथ में हमने साइन किया है ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो मालदीव का मान लीजिए कोई सिटीजन रहने वाला है, वो इन्वेस्ट करता है हमारे देश के अंदर में, उसकी जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो हमारे देश के अंदर में हैं। तो आप सोच के देखिए, रहने वाला वहाँ का है, यानी इनकम उसके खाते में जुड़ रही है, लेकिन कमा हमारे देश में रहा है। तो बताइए टैक्स कौन से देश को देगा? हमारे देश को देगा, या फिर जिस देश का वो नागरिक है उस देश में देगा टैक्स? तो इसी चीज के लिए ये एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, यानी सेम इनकम पे दोनों देशों में टैक्स ना दिए जाएं। आगे ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग हम देखिए एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो हमारे देश के अंदर में स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करके कार बनाती है, समझ गए? अब वो कार बनाती है कंपनी, जिसका नाम कोई भी मान लीजिए एबीसी कंपनी है, हमारे देश में कार बनाती है असेंबल करके, लेकिन पुर्जे जो है वो खरीदती है अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी है XYZ, जो अपने देश में नहीं है, यूएसए में है। अब इस कंपनी को, एबीसी कंपनी को, जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है हमारे देश के अंदर में, काफ़ी मुनाफा हो रहा है। तो कायदे से तो इनको जितना मुनाफा हो रहा है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये टैक्स देते नहीं है। ये चालाकी खेल जाते हैं। कैसे चालाकी खेलते हैं? मान लीजिए ये स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करके कार बना रहे हैं, तो ये अपनी ही सब्सिडरी कंपनी से XYZ से पुर्जे खरीद रहे हैं पैसे देके इसको, लेकिन ये ना जानबूझ के अकाउंट्स के अंदर में ना रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए एक पुर्जा आता है 1000 रुपये का, उसको ये 50,000 बता देंगे, इतना महंगा बता देंगे, ताकि वैसे तो इनको प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन अकाउंट्स में हेरफेर हो जाएगा, अकाउंट्स में प्रॉफिट आएगा नहीं। असल में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, वो इनके खाते में नहीं जा रहा होगा प्रॉफिट, लेकिन इनके सब्सिडरी के खाते में जा रहा होगा, क्योंकि अपनी ही सब्सिडरी कंपनी से ये 1000 रुपये की चीज़ अगर 50,000 में खरीद रहे हैं तो इनको फायदा हो रहा है, क्योंकि जहां पे ये सब्सिडरी कंपनी है ना, वहां पे तो टैक्स बहुत कम लगता है। लेकिन इंडिया में अगर एबीसी कंपनी जो है, जो कार असेंबल करती है, अगर मुनाफा दिखाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से ये ट्रांसफर प्राइसिंग ये होती है कि पहले से गवर्नमेंट कह देती है कि आप बता दो, आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो आप उससे कितने रेट पे चीज़ खरीदोगे। ऐसे नहीं जब आपको प्रॉफिट देने की बारी आई तो आप बहुत महंगा अकाउंट्स में हेर फेर कर दो और बता दो कि हमें तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, जबकि फायदा आपको होता है। ये होती है ट्रांसफर प्राइसिंग। इसके अलावा जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, गार, यह हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देता हूँ। ये होता है ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग या फिर दूसरा जो राउंड ट्रिपिंग करते हैं। ट्रीटी शॉपिंग ये होता है कि मान लीजिए मालदीव और हमारे देश के बीच में कोई एग्रीमेंट है, कुछ भी हमने एग्रीमेंट करके रखा है कि यहाँ से कोई नागरिक हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा या यहाँ से कोई कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी तो काफ़ी कम टैक्स देना पड़ेगा, या फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, समझ गए? तो फिर अब क्या है, कोई कंपनी है मान लीजिए यूके की, यूके के साथ में हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करके रखा। अब यूके को इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया के साथ में। अब यूके वाले आदमी को पता है कि अगर यूके से सीधे इंडिया में करेंगे तो काफ़ी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मालदीव और इंडिया की आपस में ट्रीटी है, तो यूके वाला आदमी जाएगा पहले मालदीव में कंपनी स्टैब्लिश करेगा, फिर मालदीव में कंपनी स्टैब्लिश करके इंडिया में आएगा। इसका फायदा उसको ये हो जाएगा, क्योंकि मालदीव और इंडिया का जो एग्रीमेंट पहले से हो रहा है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, उसका फायदा उठा लेंगे। ये है ट्रीटी शॉपिंग। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? राउंड ट्रिपिंग ये होता है कि अपने ही देश का कोई नागरिक, मान लीजिए अदानी है, अदानी अगर खुद से यहीं इन्वेस्ट कर देगा तो उसको पता है कि टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कई बार वो फायदा उठाते हैं, वो पहले मालदीव में जाएंगे, मालदीव में कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, फिर मालदीव से हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो इनका थोड़ा टैक्स की बचत हो जाती है। लेकिन ये जो टैक्स की बचत होती है, ये लूप होल्स का फायदा उठा के हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहते कि इस प्रकार से जो टैक्स चोरी हो सके, तो उस चीज़ के लिए है ये गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। सुबह हमने एडिटोरियल की वीडियो में डिस्कस किया कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की, रेपो रेट को 0.25% तक कम कर दिया। रेपो रेट होती क्या है, सुबह ये भी हमने डिस्कस किया था। रेपो रेट होती है जिस रेट पे बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से, और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जब आरबीआई लोन लेता है बैंक से जिस रेट पे। अच्छा एक बात बताइए आप,
बैंक रेट के बारे में आपने सुना हो तो बैंक रेट भी यही होता है कि जिस रेट पे बैंक उधारी लेते हैं आरबीआई से, उस चीज़ को कहते हैं बैंक रेट। तो फिर बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है, ये बताइए आप, सोच लीजिए। देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस एक तो ये है कि बैंक रेट जो होती है उसमें कोलेटरल यानी कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती, नो कोलेटरल। और एक और जो चीज़ आपको याद रखनी है, बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दो चीज़ें आपको याद रखना है, चीज़ सेम ही है। और अगर ये पूछो कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, तो रेपो रेट कम होती है, बैंक रेट ज़्यादा होती है आमतौर पे। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना के रखा आरबीआई ने कि कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी, लेकिन ट्रेंड यही है, हमेशा बैंक रेट ज़्यादा ही रहती है। आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, 10 साल पहले नेशनल मिनरल पॉलिसी बनाई थी लेकिन उसने ऑब्जेक्टिव्स को सर्व नहीं कर पाया। जो ये जिनको लीज पे दी गई थी जमीन माइनिंग के लिए, उन्होंने काफ़ी लूट मचा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि पूरी ऑडिटिंग होनी चाहिए, जिसने पैसे खाए हैं वो 100% अपना पैसा वापस करेगा। और 31 दिसंबर तक कोर्ट ने डेडलाइन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप एक फ्रेश और मोर इफेक्टिव मीनिंगफुल एक बढ़िया ढंग से पॉलिसी बनाओगे, नेशनल मिनरल पॉलिसी फिर से बनाओगे, ताकि जो चोरी होती है, फंड्स को बीच में ही गबन कर दिया जाता है, करप्शन होता जाता है बहुत ज़्यादा माइनिंग से रिलेटेड चीज़ों में, वो ना हो। तो ये छोटी सी न्यूज़ है, एक केस था, कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे। काली टाइगर रिजर्व। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। मैं बताता हूँ इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। जो हमारे नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं, टाइगर रिजर्व्स होते हैं, मान लीजिए ये हैं, तो इनके आसपास ना कुछ ज़मीन जो है ना सरकार इको सेंसिटिव जोन के लिए लगा देती है, ताकि ये बफर जोन की तरह काम करें। ऐसा ना हो कि जैसे नेशनल पार्क हैं, बीच में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है और जैसे ही नेशनल पार्क से बाहर आएंगे बिल्कुल ही प्रोटेक्शन खत्म हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर टाइगर रिजर्व के आसपास का जो एरिया होता है ना, ये इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है, ताकि ट्रांजिशन हो, थोड़ा बहुत रेगुलेशन होता है इस एरिया के अंदर में, यानी जो भी जनता रहती है उनकी एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन होता है। अब ये न्यूज़ जो है वो काली टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। काली टाइगर रिजर्व में जो इसके आसपास जो इको सेंसिटिव जोन था उसके एरिया को सरकार कम कर रही है। कर्नाटका में है ये काली टाइगर रिजर्व, समझ गए। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के अंदर में आता है। ये आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में। और फिर ये काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये कर्नाटका के अंदर में है। ये कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट तो यही है कि जैसे काली रिजर्व के आसपास इको सेंसिटिव जोन को सरकार कम कर रही है क्योंकि पब्लिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप एक्टिविटीज़ को करने दीजिए, थोड़ा एरिया को कम कीजिए, क्योंकि जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना। तो सरकार ने जनता के सामने घुटने टेक दिए। कर्नाटका में वैसे भी इलेक्शंस आने वाले हैं और अभी ये पहली बार ऐसा हुआ है। कर्नाटका में वैसे 10 हैं, 10 इको सेंसिटिव जोन आसपास के आसपास बनाए गए हैं। ये याद रखना नहीं है, वैसे फैक्चुअल डिटेल्स कोई खास इतना नहीं है। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बन्नरघट्टा नेशनल पार्क और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके आसपास का जो इको सेंसिटिव जोन्स है इनके एरिया को कम नहीं किया है। यहाँ पे बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर और लोगों का प्रेशर ज़्यादा है। तो ये भी देख लेते हैं हम, बन्नरघट्टा है कहाँ पे। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है यहाँ पे कर्नाटका के अंदर में और यहाँ पे। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पहला ऐसा बायोलॉजिकल पार्क है जिसके आसपास फेंसिंग की गई है, यानी जो एलिफेंट सेंचुरी है उसके आसपास फेंसिंग की गई है। पहला ऐसा बायोलॉजिकल पार्क है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। अगला आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में ग्रास होपर से रिलेटेड है। 7 नई स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है ग्रास होपर्स की। ग्रास होपर्स हिंदी में वर्ड अगर ढूंढा तो मैंने टिड्डे दिखा रहा था, टिड्डे तो कोई वर्ड हुआ नहीं वैसे। तो ग्रास होपर्स है, 7 नई स्पीसीज इसकी मिली है छत्तीसगढ़ के अंदर में, ये आप याद रखिएगा। और इसका साइंटिफिक नेम है कोप्टोटैटिक्स और कोर्बोनिनेनिस, ऐसा कुछ नाम है, कोई खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कई बार यूपीएससी ये पूछ लेती है, कई बार कोई नई डिस्कवरी होती है ना, तो कौन से स्टेट में मिली है। तो ग्रास होपर्स की 7 नई स्पीसीज जो मिली हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर में मिली है। नीचे है, याद रखना हो तो ये साइंटिफिक नाम है इसका। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोरबा। चलते हैं आगे। आगे देखिए कोकोनट से रिलेटेड न्यूज़ है। गोवा में कोकोनट पाम को स्टेट ट्री घोषित कर दिया गया है। 1 साल पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले गोवा ने मानने से ही इनकार कर दिया था कि जो कोकोनट ट्री है वो ट्री ही नहीं है, कोकोनट को ट्री मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन 1 साल बाद वापसी हुई है। अब गोवा की सरकार ने कहा है कि कोकोनट पाम को ये मानते हैं कि ये हमारा स्टेट ट्री है और एक एक्ट के अंदर में इसे गिराया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। कौन सा एक्ट का नाम है, गोवा दमन एंड दीव प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1984। क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आएगा कि कौन से स्टेट ने हाल फिलहाल में अब कोकोनट पाम को अपना स्टेट ट्री घोषित किया था, तो गोवा ने किया था, याद रखिएगा। आगे लास्ट आर्टिकल है हिंदू का।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, जो 9 जजेस की बेंच है सुनवाई कर रही है राइट टू प्राइवेसी पे, तो अब उनकी सुनवाई पूरी हो गई है। डिसीजन आएगा अब 27 अगस्त से पहले डिसीजन आ जाएगा। JS खेर जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर होने से पहले ही वो अपना डिसीजन सौंप देंगे। लास्ट में उन्होंने अब सुनवाई पे टिप्पणी करी कि इट इज़ ए लूजिंग बैटल, यानी कुछ भी हो प्राइवेसी को तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो अब ये अपने आप में देखने लायक चीज़ है कि जो राइट टू प्राइवेसी है क्या वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, या फिर कैसे इस प्रकार को डिफाइन किया जाए, कंटोर्स क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में तय हो सकेंगी। अब PIB में देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ आज की इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आई हुई हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी, राजस्थान में, गुजरात में। तो प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया। 1200 करोड़ उसमें यूज किए जाएंगे अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और बाकी 400 करोड़, बाकी तो 800 हैं वैसे, लेकिन दूसरे 400 करोड़ हैं वो यूज किए जाएंगे स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस। ये बहुत ज़्यादा वैसी वाली डिटेल है, माइन्यूट डिटेल्स। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ जिन लोगों की मौत हुई है बाढ़ से उनको कंपनसेशन भी दी जा रही है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से, PMNRF से, सॉरी। अब इसमें क्या है देखिए, ये कैसे, इस फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में। आज़ादी के बाद में काफ़ी लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई थी, बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे हमारे देश के अंदर में। तो उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि आप कुछ पैसा दीजिए ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। उस समय हमारा देश काफ़ी गरीब होता था, हालांकि बहुत अमीर तो अभी भी नहीं हो गया, लेकिन फिर भी कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव्ड हैं। तो अब देखिए, मेन इसीलिए जो लोग आए थे, रिफ्यूजीज आए थे, उनके लिए फंड बनाया गया था। और अब क्या है, अब मान लीजिए जो नेचुरल डिजास्टर्स हो जाती हैं, कोई कैलमिटीज आ जाती हैं, विपत्तियां जो आप कह सकते हैं प्राकृतिक जो विपत्तियां आ जाती हैं, उनमें लोगों को रिलीफ देने के लिए अब इस फंड का यूज होता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अब एक जो खास बात इसकी फंड की है वो आपको ये याद रखना है कि इसमें सरकार कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती, जो जनता कंट्रीब्यूट करती है सिर्फ वही पैसा होता है इसके अंदर में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर में। समझ गए? यानी आप और मैं, हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तभी पैसा जमा होगा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, अदरवाइज गवर्नमेंट कुछ नहीं डालेगी। और वैसे कई बार तो मान लीजिए कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, हार्ट सर्जरीज, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कोई स्पेसिफिक या इंडिविजुअल केस है बहुत ज़्यादा रेयर, तो उसके लिए भी पैसा यूज कर लिया जाता है इसका प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का। टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स से एग्जाम्पशंस दी गई है, जो भी लोग डोनेट करना चाहते हैं डोनेट कर सकते हैं। आप भी चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाके, अलग से वेबसाइट है, डोनेट कर सकते हो। आगे देखिए दूसरे फंड्स भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 तरह के फंड है देखिए, एक है आर्टिकल नंबर 266 के अंदर में अंकित है जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है, रेवेन्यू के तौर पे आ रहा है या फिर दूसरा लोन गवर्नमेंट रेज कर रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल मिल रहा है, जो भी पैसा है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाता है आर्टिकल नंबर 266 के अंतर्गत में। ये तो वही है जो हम बजट पास करते हैं, प्रॉपर मनी बिल की तरह पैसा निकलवाना पड़ता है इसमें। लेकिन 2 दूसरे फंड्स और भी हैं। आर्टिकल नंबर 266 में एक और फंड है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसा निकलवाना है, अगर गवर्नमेंट को इस पैसे का यूज करना है जो पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है, तो इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैसा निकलवा सकते हैं। इसमें वो सारा पैसा आता है, मान लीजिए प्रोविडेंट फंड का पैसा हो, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में जो प्रोविडेंट फंड होता है, जुडिशरी की जजमेंट से रिलेटेड कोई पैसा हो, रिमिटेंसीज या फिर सेविंग अकाउंट यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर में सेविंग अकाउंट का पैसा, ये सारे जो पैसे हैं वो आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। यहां से इस पैसा को यूज करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, ये बात याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 267 के अंदर में 267 के अंदर में एक और फंड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। ये तो देखिए कोई इमरजेंसी का इवेंट हो गया, कुछ भी ऐसी घटना घट गई जिसको पहले से तय नहीं था, तो उसमें रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट इसमें से पैसा निकलवा सकती है। ये वैसे जो है प्रेसिडेंट के अंदर में रहता है, और प्रेसिडेंट के लिए तो आपको पता ही है कि नाम ही होता है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट जो काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, और वैसे ऑपरेट करते हैं इसको फिनेंस सेक्रेटरी। 500 करोड़ तक का भी है ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में भी होता है ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उनका अलग से होता है, उनका 50-50 करोड़ से होता है। तो इस फंड का यूज करने के लिए भी पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, लेकिन एक बार पैसा निकलवा लिया तो पार्लियामेंट को बताना पड़ता है कि जी हाँ हमने पैसा निकलवाया था, और एक इन्फॉर्म करना पड़ता है। समझ गए? तो ये 3 फंड्स थे। आगे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, कुछ नहीं है इसमें, तो 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट से इस्टेब्लिश किए हैं, एक हरियाणा में एक कर्नाटका में। रिसर्च इंस्टीट्यूट इन योगा एंड नेचुरोपैथी ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आती है। बस दो चीज़ें याद रखिएगा, और ये जो बेकार का डेटा है काफ़ी सारा, टोटल कॉस्ट इतनी आएगी, ये आएगा, सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए एग्रीकल्चर में किसानों की अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, जिनमें से एक है मास मीडिया स्कीम। मास मीडिया स्कीम्स में क्या है,
किसानों को एजुकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है नए टूल्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में उनको अवेयर किया जा रहा है ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा सकें। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, रेडियो, टीवी, इन सब चीज़ों की सहायता ली जा रही है मास मीडिया प्रोग्राम्स के अंदर में। एक किसान सेल सेंटर्स, किसान कॉल सेंटर्स में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक आप कुछ भी पूछ सकते हो। कौन सी आपको फसल उगानी है और ये ज़मीन है, किस प्रकार की बारिश, कुछ भी पूछ सकते हो आप एक किसान कॉल सेंटर्स पे फ़ोन करके। तो ये गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कर रही है, इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए। एक हाल फिलहाल में किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी थी, किसानों को मौसम से रिलेटेड जानकारी मिल सके कि इस बार बारिश की कैसे संभावना है, वेदर रिपोर्ट, प्लांट प्रोटेक्शन, इनपुट डीलर्स, एग्रो एडवाइजरी, मार्केटिंग। तो मौसम के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। किसान सुविधा मोबाइल पोर्टल, ये देखिए, ये एप्लीकेशन है किसान सुविधा मोबाइल पोर्टल। आपके भी आसपास कोई किसान भाई आए तो आपको बता दिया करो उनको ये एप्लीकेशन है। वैसे तो आजकल देखिए, सही बात है, ये जो किसानों के जो बच्चे हैं आजकल वो भी काफ़ी जागरूक हैं, वो हमसे भी ज़्यादा जागरूक है, सही बताऊँ तो। चलिए आगे, किसान विज्ञान केंद्र जो हैं ये क्या करते हैं, काम इनका भी वही है, टेक्नोलॉजी को सिखाना, ऑन फार्म जाके यानी खेत में जाके डिमॉन्स्ट्रेट करना कि ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ऑन फार्म यानी खेत के अंदर में ट्रायल्स करना, अवेयरनेस फैलाना, किसानों के फायदों के लिए ये सब कुछ किया जाता है। किसान विज्ञान केंद्र ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो एक अलग से डिवीजन है उनके द्वारा चलाए जाते हैं किसान विज्ञान केंद्र। मिशन इंद्रधनुष, ये गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर में एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रोग्राम मिशन लॉन्च किया था। इसमें क्या था, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे थे 2 साल तक के लड़कों को, इवन मदर्स को भी। 7 डिजीज शुरू में कवर किए गए थे, जैसे वोपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी। तो शुरू में तो 7 डिजीज कवर किए गए थे, लेकिन बाद में और भी काफ़ी सारे 2 डीज प्लस में 4 डीज, अभी 13 के आसपास हैं। तो 13 हो गए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 7 थे तो इंपॉर्टेंट थे, तो हम याद करते थे। लेकिन जितनी चीज़ें ज़्यादा होती जाती है ना, उतनी कम इंपॉर्टेंट होती जाती है। सेम लॉजिक जैसे G20 में हम कह देते हैं कि G20 में कौन से कंट्रीज आते हैं ये यूपीएससी बहुत कम चांस से पूछेगी, लेकिन G8 में कौन से आते हैं, G4 में कौन से आते हैं, ये जरूर यूपीएससी पूछ लेती है। तो अब क्या है, अब जब ये मिशन लॉन्च किया गया था इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स रह गए थे, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिशन इफेक्टिव नहीं हो पाया था और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च नहीं किया गया था। तो अब सरकार एक और मिशन लॉन्च कर रही है, इसी का सेकंड फेज कह लीजिए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इसमें गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2018 तक फुल कवरेज प्रोवाइड करना है इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में। और एक और जो प्रोविजन सरकार ने रखा है इसके अंदर में कि अक्टूबर से स्टार्ट हो गया प्रोविजन कि हर महीने की 7वीं तारीख से अगला एक हफ्ता, यानी 7 से 14 हो गया ना, कोई भी महीना हो, अक्टूबर की 7 से 14 और आगे जाके अक्टूबर के बाद नवंबर 7 से 14, इस प्रकार से 7 तारीख से स्टार्ट होकर एक हफ्ता पूरा फोकस करेगी इम्यूनाइजेशन पे। ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में। शुरू में तो अक्टूबर के बाद में जो आने वाले कंसेक्यूटिव 4 मंथ्स हैं, फिर बाद में गवर्नमेंट रिव्यू करेगी कि अगर ये सही रहता है तो आगे भी मंथ्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीआईबी में अगला आर्टिकल है मिशन 11 मिलियन। क्या है ये मिशन 11 मिलियन? ये एक जॉइंट प्रोग्राम है ऑल इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का, फुटबॉल फेडरेशन का, और फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का यानी फीफा का, और AIFF का। ये इंडिया के अंदर में फुटबॉल को पॉपुलराइज करना चाहते हैं, लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। तो किसके अंदर में लोकप्रिय बनाएंगे? इनका टारगेट ये है कि 11 मिलियन यानी 11 मिलियन बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में ये फुटबॉल को पॉपुलराइज करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड भी आवंटित किए हैं 12.55 करोड़, और इतना ही पैसा ये भी खर्च करेंगे AIFF और फीफा। अभी तक 6 मिलियन चिल्ड्रंस को कवर कर लिया गया है और बाकी बचे 5 मिलियंस को भी कवर कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि मिशन 11 मिलियन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपको आंसर देना है कि फुटबॉल से रिलेटेड है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे खत्म हो गए, अब तो रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हिंदू में हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में, रेपो रेट और ये सारे बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। इलीगल माइनर मस्ट पे बैक इन फुल, ये भी डिस्कस किया। काली टाइगर रिजर्व्स के बारे में जाना, बनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में जाना, 7 स्पीसीज नई मिली हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में जाना, ग्रास ऊपर की, वो भी डिस्कस किया। कोकोनट पाम को स्टेट ट्री घोषित किया है गोवा ने, ये भी डिस्कस किया। प्राइवेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है वो भी डिस्कस किया। पीआईबी में हमने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में जाना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया। CCRYN के बारे में डिस्कस किया। किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन, कृषि विज्ञान केंद्र, मिशन इंद्रधनुष, मिशन 11 मिलियन। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।